एपिसोड 6। धत बेकार ही डर गई थी मैं। गौरी का दिल असामान्य रूप से धड़क रहा था, जिससे उसकी छाती तेजी से फूल पिचक रही थी। काफी समय बाद यह पहला मौका था जब गौरी ने ऐसी बेवकूफी भरी कोई हरकत की थी। कमरे में डरावना म्यूजिक लगातार बजता जा रहा था। डिम लाइट में ही उसने देखा कि आईने में दिखाई दे रहे उसके अक्स के आंखों की पुतलियां सिकुड़ती जा रही हैं। आईने में उसके पीछे मच्छरदानी अपने आप ही खुलने लगी थी। कागज के पुतले का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आईने में दिखाई दे रहे उसके अक्स से साफ पता चल रहा था कि पुतला उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन है वहां? ऐसी डरावनी हालत में आमतौर पर इंसान को या तो गुस्सा आता है या डर या फिर दोनों। गौरी पीछे पलटी, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। गौरी दौड़कर मच्छरदानी के पास पहुंची और झटक कर उसे खोलने लगी, ये देखने के लिए कि उसके पीछे कौन था। लेकिन मच्छरदानी की बनावट उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। उसकी कई सारी अलग अलग लेयर्स थीं और उसका जाल पलंग से ही जुड़ा हुआ था। मच्छरदानी को खोलने के चक्कर में गौरी खुद ही उसमें उलझ कर रह गई। उसी समय गौरी को कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। मैं तो हिल भी नहीं रही हूं, तो ये कदमों की आवाज किसकी है? उसके जूनियर के गायब होने की घटना और हॉरर म्यूजिक के इफेक्ट ने गौरी के सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। उन अनजान कदमों की आहट ने आखिर गौरी की बची खुची हिम्मत को भी तोड़ दिया था। उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उस समय उसके लिए डर एक ऐसे खुले जानवर की तरह था जो उसके सोचने समझने की क्षमता को नोच खसोट रहा था। गौरी ने खुद को मच्छरदानी से आजाद करने के लिए उसके जाल को जोर से झटके दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी के साथ ही कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। ये नहीं हो सकता, छोटा सा कमरा है ये। अगर कोई मेरे करीब आ रहा होता तो मैं उसे देख पा रही होती। डर गौरी के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि साधारण से दिखने वाले सजावट के सामान को देखकर भी वो सहमी जा रही थी। कमरे के बाहर लगे सफेद लालटेन की रोशनी हवा के झोंके से मद्धम पड़ती जा रही थी, जिससे कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा था। आईने में दिखाई दे रहा उसका अक्स धुंधला होता जा रहा था। गौरी की आंखें चौड़ी हो रही थी। उसे आभास हुआ कि आईने में दिखाई दे रहा अक्स उसका खुद का नहीं, बल्कि दुल्हन की ड्रेस पहनी किसी
अनजान औरत का था। उस औरत के पहनावे को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी की जान लेने के लिए सजी धजी हो। उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा खिंचाव था, मानो वो किसी दूसरी दुनिया से हो। उसे अनदेखा करना संभव था, जैसे ताजा बनाई हुई किसी कलाकृति को निहारे बिना रहा नहीं जा सकता हो। अपने प्रोफेशन की वजह से गौरी ने अनेकों बार मुर्दे को काफी करीब से देखा था। आईने में दिखाई दे रही वो औरत उसे उन्हीं मुर्दों सा आभास दे रही थी जिनकी चीर फाड़ करने का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इस हॉन्टेड हाउस में एक असली डेड बॉडी को छिपाया गया है। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, उसके सारे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने उस आईने के सामने से हटने की पूरी कोशिश की। इस कोशिश में वो लड़खड़ाई और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज से टकराई हो। इसी के साथ कदमों की आवाज आनी थम गई और गौरी का दिमाग सुन्न हो गया। अपनी सोचने समझने की क्षमता खो चुकी गौरी पीछे देखने के लिए पलटी। उसके सामने दुल्हन की ड्रेस पहनी वही मुर्दा से दिखने वाली औरत थी। वो गौरी को देखकर मुस्कुराई। सन्नाटे को चीरती गौरी की चीख ने उस हॉन्टेड हाउस की शांति भंग की। वो कर्कश चीख उस इमारत के बाहर भी सुनी जा सकती थी। मच्छरदानी के जाले में उलझी गौरी के पैरों ने आखिरकार जवाब दे दिया और वो फर्श पर गिर पड़ी। गौरी के मन के अंदर छिपा हुआ डर आंसुओं के रूप में अनियंत्रित बहने लगा। उसने अपनी आंखें इस कदर कस कर बंद कर ली थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसका शरीर अकड़ चुका था। श्रुति, उसे बाहर निकालो फौरन। ठीक है। गौरी के सामने खड़ी भूतनी बालों में छिपे अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ निकालते हुए बोली। मजा आ रहा था, लेकिन अफसोस किस्मत में इससे ज्यादा मजा लेना नहीं लिखा था। अपने आप को संभालो, खुलकर सांस लो, मैं तुम्हें यहां से बाहर ले चलती हूं। 10 सेकंड्स के बाद खूनी शादी के कमरे से बाहर जाने का रास्ता खुल चुका था। रोहित तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और बोला, यह तो सिर्फ एक लड़की ही है, वो दूसरा लड़का कहां है? रोहित का हड़बड़ी में दौड़कर वहां आने का कारण था कि कैमरे में वो हसन को नहीं देख पा रहा था। वो डरपोक लड़का कमरे में घुसते ही उन दो आईनों को देखकर बेहोश हो गया था। मुझे मजबूरन उसे घसीटकर बेड के नीचे छिपाना पड़ा, श्रुति ने कहा। बेहोश हो गया? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि श्रुति की बात पर वो किस तरह रिएक्ट करे। सेफ्टी सबसे पहले और सबसे जरूरी है। अगर आगे कभी ऐसा दोबारा होता है तो तुरंत मुझे इसकी खबर दो, समझी? बिल्कुल समझ गई बॉस। श्रुति को गौरी का ध्यान रखने के लिए छोड़ रोहित हसन को उस कमरे से बाहर निकालने के लिए अंदर गया। हसन गहरी बेहोशी में था, जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। शिट, मुझे इसे तुरंत ही खुली हवा में ले जाना होगा। रोहित हसन को उठाकर हॉन्टेड हाउस की एंट्रेंस की ओर भागा। उसने भारी पर्दों को हटाया और गेट को लात मारकर हटाया।
सामने से हटो, थोड़ी जगह बनाओ प्लीज। रोहित ने हसन को हॉन्टेड हाउस के मेन गेट पर लिटाया। उसे होश में लाने के लिए रोहित उसके माथे पर आइस पैक रखकर उसकी मसाज करने लगा, लेकिन उसकी इन सारी कोशिश का कोई फायदा होता दिख नहीं रहा था। यह सब देखकर पार्क घूमने आए बाकी लोग घबरा गए। डर से सारे लोग अलग अलग बातें कहने लगे, जैसे हे भगवान क्या हो गया उसे। कोई हॉन्टेड हाउस में घूमते घूमते बेहोश हो जाए, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूं। वो इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। लेकिन इस हॉन्टेड हाउस के ऑनलाइन रिव्यूज में तो यही लिखा है कि यह जगह बिल्कुल डरावनी नहीं है। साला अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। इस तरह की तमाम बातें। कुछ ही देर बाद श्रुति गौरी को अपने साथ लेकर बाहर आई। जो गौरी अंदर गई थी, बाहर आने वाली गौरी उसकी बिल्कुल उलट थी। इस नई गौरी के बाल उलझे हुए थे, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसके गालों पर से आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। ये तो बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। इसकी ऐसी हालत कैसी हो गई? इसने अंदर ऐसा क्या देख लिया? लेकिन ये लोग तो फॉरेंसिक स्टडी कर रहे हैं ना, उन्हें तो इस हॉन्टेड हाउस में किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। श्रुति ने गौरी को सीढ़ियों पर बैठाकर उसे पीने के लिए पानी की बोतल दी। अंदर हुए हादसे से गौरी अभी भी उबर नहीं पाई थी। इस बात का सबूत थे उसके हाथ, जो कि बोतल को पकड़ते हुए अभी भी कांप रहे थे। उन्हें घेर के खड़े मत होइए, उन्हें खुली हवा की जरूरत है। रोहित को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे इस लड़की के आंसू निकलना तो समझ आता है, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का है, ये ऐसे कैसे अचानक बेहोश हो गया, वो भी डर से। उसने पहले ही क्यों नहीं बताया कि वो कमजोर दिल का है और आसानी से डर जाता है। जब डर बर्दाश्त नहीं होता तो झूठी शान दिखाने में इन मर्दों को क्या मजा आता है, समझ से परे है। इस सब हंगामे से हॉन्टेड हाउस के आसपास भीड़ अचानक बढ़ गई। इस घटना ने पार्क के मैनेजर का ध्यान खींचा। वो अपनी स्कूटर दौड़ाते वहां पहुंचे। रोहित, क्या हो रहा है यहां? ये जमीन पर बेहोश लड़का कौन है? वर्मा अंकल ने अपनी बाइक पर से उतरकर भीड़ में घुसते हुए पूछा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, शायद गर्मी की वजह से। रोहित खुद भी अपने जवाब से संतुष्ट नहीं था। गर्मी, और वो भी इस मौसम में? वर्मा अंकल रोहित को वहां से हटाकर अपने साथ ले गए। जो भी है, हमें पहले से फर्स्ट एड रूम में ले जाना चाहिए। यह मसाज के कारण था या फिर भीड़ के शोर का नतीजा? हसन कुछ ही समय बाद होश में आने लगा। उसने पलकें झपकाई और उठकर बैठ गया। उसकी आंखें जैसे पथरा सी गई थीं, वो लगातार बुदबुदा रहा था। आईना, आईना। शांत हो जाओ बच्चे, क्या तुम ठीक हो? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है।
धूप में कुछ समय और बिताने के बाद हसन आखिरकार अपने पूरे होशो आवास में आ गया। जब उसे समझ आया कि भीड़ उसे देख रही है, वो शर्म के मारे अपना सिर खुजाने लगा। अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तुम हॉन्टेड हाउस के भीतर बेहोश क्यों हो गए थे? वर्मा अंकल ने हसन की ओर पानी की बोतल बढ़ाते हुए पूछा। मुझे ठीक से याद नहीं क्या हुआ था, मैं बहुत डर गया था और इसीलिए जो पहला दरवाजा मुझे दिखा मैं उसी की ओर दौड़ पड़ा। एक चांदी के फ्रेम वाला आईना वहां पर लगा हुआ था और मुझे याद है कोई मेरा नाम पुकार रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। ये कहते हुए हसन के चेहरे पर दुनिया भर का कंफ्यूजन मौजूद था। शायद वो हॉन्टेड हाउस के अनेकों ट्रिक्स का ही हिस्सा था। हॉन्टेड हाउस में आईने से संबंधित भी कोई हिस्सा है? वर्मा अंकल ने पलटते हुए रोहित से पूछा, जो कि खुद ही कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहा था।